इवनिंग बच्चों। मैं आज आपके बीच कक्षा 10 के विज्ञान के धातु तथा अधातु वाले चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम धातु किसे कहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था भौतिक रूप से धातु में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। धातुओं में कठोर तथा ठोस होते हैं। धातु में एक चमक पाई जाती है। धातु में आघातवर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, या धातु विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, या पीटने पर गूंजने वाली आवाज उत्पन्न होती है। या इंग्लिश में कहे तो मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जनरली मेटल्स आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होता है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। दे हैव सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी मीन्स बाय हिटिंग अ मेटल इट क्रिएट अ पोपिंग साउंड, एक प्रकार की गूंजने वाली आवाज उत्पन्न होती है। और मेटेलिक लस्टर होती है, यानी धातु की सतह चमकदार होती है। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। केमिकली मैंने बताया कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन विच एलिमेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें कहते हैं धातु। अब धातु के रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो धातु के रासायनिक गुण में सबसे पहले वायु से क्रिया, वायु से रिएक्शन विद ऑक्सीजन। वायु से क्रिया का मतलब रिएक्शन विद O2। धातु जो होती हैं वो वायु से क्रिया करके या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाती हैं। तो धातु प्लस ऑक्सीजन, एक रिएक्शन याद कर लेना, धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। जैसे हमने कोई मेटल ले लिया Na, सोडियम की वायु से क्रिया की तो संगत ऑक्साइड बन जाएगा Na2O। मैग्नीशियम की क्रिया की, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऑक्साइड जो बनेंगे वो डिपेंड करेंगे कि उनकी वैलेंसी पर, संयोजकता पर। सोडियम की संयोजकता 1 थी तो इसलिए Na2O प्रकार का ऑक्साइड बना। इसको बैलेंस करोगे तो 4Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2Na2O, 4 Na हो गए। ऐसे 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2Mg हो गया। या एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, Al प्लस O2 इज इक्वल टू फॉर्म Al2O3। 2Al प्लस 3O2 इज इक्वल टू Al2O3। 4Al लेना पड़ेगा, 4Al प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2Al2O3। तो याद रख लेना, धातु में वायु की उपस्थिति में धातु का दहन हो जाता है। धातु में वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। अब ज्यादातर धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुक ऑक्साइड मतलब एक विभेद किया जा सकता है ऑक्साइड के आधार पे। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उनको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब हुआ ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति क्रिया करेंगे उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी ऐसे धात्विक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी का मतलब अम्ल और क्षार दोनों की भांति क्रिया करेंगे, या अम्ल और क्षार दोनों से जो क्रिया कर जाते हैं। अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्षार की भांति कार्य करेंगे, क्षार से क्रिया करेंगे तो अम्ल की भांति कार्य करेंगे। तो यानी ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर जाते हैं उसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। सामान्य रूप से जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एग्जाम में उभयधर्मी ऑक्साइड की एग्जाम्पल लिखो तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ये अम्ल तथा क्षार दोनों प्रकार के बिहेव को प्रदर्शित करता है। वैसे तो मैंने बताया था धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे एल्यूमिनियम है, ये HCl से क्रिया कर जाता है और बना लेता है AlCl3 प्लस H2O। AlCl3 प्लस H2। इक्वेशन को बैलेंस करो, 2Al है तो 2 बनेगा, 2 है तो यहाँ 6 होगा, 6 है तो यहाँ 3 होगा। यानी किससे क्रिया किया, अम्ल से। अगर अम्ल से क्रिया करके अगर लवण बना रहा है तो ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, क्षार की भांति। आपने एक क्रिया पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में कि अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा लवण बनता है ना। ऐसे ही एक एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ ये कि अम्ल की भांति व्यवहार करता है।
Al2O3 जो है क्षार जैसे NaOH से क्रिया कर जाता है, यहाँ पे क्षार से क्रिया कर रहा है, तो इसका मतलब किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, और ये बना लेता है लवण NaAlO2 प्लस H2। अब इक्वेशन को देखो, NaAlO2 दो Al है तो 2 NaAlO2 होंगे, 2 लिया तो यहाँ भी 2 लेंगे, 2 लिया तो 3 2 5, 2 2 4 1 5, बैलेंस होगी इक्वेशन। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं इसको। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण होना प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे Al2O3 जो है अम्ल के रूप में व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं या अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर जाते हैं, उसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये तो वायु से क्रिया होगी। नेक्स्ट वन, दूसरी क्रिया में बताता हूं आपको। सेकंड क्रिया वाटर से क्रिया, जल से क्रिया। तो जल से जो क्रिया होती है, याद रख लेना, 3 प्रकार से क्रिया करते हैं जल से। धातु 3 प्रकार से क्रिया करता है जल से। कुछ धातुएं तो जो है वो ठंडे जल से क्रिया कर जाती हैं, कुछ धातुएं जो है वो गर्म जल से क्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ना तो ठंडे जल से क्रिया करती है ना तो गर्म जल से क्रिया करती है। किससे करती है, स्टीम यानी भाप से क्रिया करती है। तो ठंडे जल से क्रिया में जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये तो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, ये ठंडे जल से ही क्रिया कर जाती हैं। गर्म जल से क्रिया में मैग्नीशियम हो गया, और भाप से क्रिया में एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये भाप से क्रिया करती है। तो जैसे ठंडे जल से क्रिया में देखिए, ठंडे जल से क्रिया में देखो, अगर धातुएं जल से क्रिया करती है, माना कोई धातु है Na, ठीक है, Na प्लस H2, Na प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। Na प्लस H2 इज इक्वल टू NaOH प्लस H2। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेना, NaOH 2 NaOH प्लस ट्वाइस H2 इज इक्वल टू 2 NaOH प्लस H2 मुक्त होगी। या पोटेशियम भी लोगे, ऐसा ही होगा, K प्लस H2O इज इक्वल टू 2 KOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हालांकि कैल्शियम भी ठंडे जल से क्रिया कर सकती है, लेकिन बहुत धीमी गति से क्रिया करती है, जबकि मैग्नीशियम ठंडे जल से तो क्रिया नहीं करती है, लेकिन गर्म जल से क्रिया करती है। जैसे Mg प्लस H2 इज इक्वल टू मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। इक्वेशन देखो, Mg प्लस H2 इज इक्वल टू MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ट्वाइस H2 लगा के बैलेंस हो जाएगी। ऊपर की ओर एरो लगाने का मतलब वो है, गैसीय रूप में ऊपर की ओर उठती हैं, तो इसलिए ऊपर की ओर एरो का चिन्ह एरो लगाया जाता है। तो Mg प्लस ट्वाइस H2 इज इक्वल टू MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। भाप के साथ क्रिया थोड़ी सी स्पेसिफिक है आयरन की, क्योंकि इन सभी क्रियाओं में तो हाइड्रोक्साइड बनना है, धातु हाइड्रोक्साइड बनना है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। लेकिन आयरन जो है भाप के साथ, ठीक है, ये भाप है यानी स्टीम है, इसके साथ क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2 इज इक्वल टू 3 है तो 3 लगा लिए, 4 है 4 लगा लिए, इसका मतलब 4H2 बाहर लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इन सभी क्रिया में यानी धातुओं की जब ठंडे गर्म या भाप से क्रिया होगी, ठंडे जल गर्म जल या भाप से क्रिया होगी, तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगी, लेकिन ठंडे और गर्म जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, जबकि आयरन जो है धातु हाइड्रोक्साइड ना बनके धातु क्या बना रहा है, ऑक्साइड बनाता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार लगभग हर साल ही पूछी जाती है, तो इस इक्वेशन को याद कर लेना। आयरन भाप के साथ क्रिया करके Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनाता है प्लस 4H2 लिबरेट करता है, ठीक है। ये तो भाप के साथ क्रिया मतलब जल से क्रिया होगी। अगली क्रिया जो है तीसरी क्रिया मैं बताता हूं, तीसरी क्रिया है हैलोजनों से क्रिया। धातु हैलोजनों से क्रिया करके संगत हैलाइड बनाते हैं, यानी धात्विक हैलाइड, धातु हैलाइड बनाते हैं। हैलोजन का मतलब हुआ क्लोरीन, फ्लोरीन,
या ब्रोमीन या आयोडीन, इन चारों से क्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं। जैसे Na हो गया, ठीक है, Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, NaCl, 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। ऐसे कैल्शियम प्लस I2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, CaI, कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है, कैल्शियम आयोडाइड होगा तो 2 या पोटेशियम प्लस ब्रोमीन इज इक्वल टू पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा KBr, 2K प्लस Br2 इज इक्वल टू 2KBr। तो याद रख लेना, हेलोजनों से धातु क्रिया करके क्या बना लेते हैं, धातु हैलाइड बना लेते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम की क्रिया क्लोरीन से होगी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन जाएगा, कॉपर की होगी तो CuCl2 बन जाएगा, आयरन की होगी तो FeCl2 या FeCl3 बन जाएगा। तो ये यानी हेलोजनों की धातु से क्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। तीसरी रिएक्शन ये होगी। चौथी रिएक्शन में बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लों से क्रिया, ठीक है। हालांकि किसी भी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी चाहिए, लेकिन याद रख लेना HNO3 एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, तो HNO3 से क्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन को लिबरेट या हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाती हैं सांद्र HNO3 से क्रिया करने में। लेकिन कोई अन्य दो, जैसे मैं आप लोगों को पहले क्लियर करा लेता हूं, HCl, HNO3 और H2SO4, ये तीन प्रकार के मिनरल एसिड है, ठीक है। ये मिनरल एसिड है, ये मिनरल एसिड ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इनमें से इन दो धातुएं इन दो अम्लों से क्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं। इससे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाती। हालांकि कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया या मैग्नीज हो गया, ये क्या होता है HNO3 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देती है, लेकिन हमने जनरली इन दोनों को ही देखना है, ठीक है, HCl और H2SO4। तो धातु प्लस अम्ल इज इक्वल टू बन जाता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे धातु ले लिया सोडियम प्लस अम्ल ले लिया HCl, इट फॉर्म NaCl प्लस H2। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो, 2Na प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2। ऐसे ही Ca प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। या फिर हमने ले लिया एल्यूमिनियम प्लस HCl इज इक्वल टू, हमने अभी रिएक्शन देखी थी AlCl3 प्लस H2, इक्वेशन बैलेंस करो, 2Al प्लस 6HCl इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3H2। तो धातुएं जो है अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इन दोनों से धातुएं आसानी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि नाइट्रिक अम्ल के केवल कुछ धातुएं ऐसी होती है कि नाइट्रिक अम्ल के तन विलयनों से ही क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त होती है, वरना अन्यथा HNO3 से धातुओं की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन मुक्त नहीं होता है। तो इन दोनों याद रख लेना, अम्ल का मतलब H2SO4 और HCl से धातु की क्रिया कराओगे और लवण तथा हाइड्रोजन मुक्त होगा, तो ये लवण बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त होगा। तो ये तो धातुओं की रासायनिक क्रिया होगी। क्या एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ऑक्सीजन से क्रिया, धातु ऑक्साइड बना, इन धातु ऑक्साइड में कुछ एम्फोट्रिक ऑक्साइड बने थे, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। वैसे तो ज्यादातर धातु के ऑक्साइड अम्लीय ना क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, तो वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड हो गए। उसके बाद धातुओं की हमने पढ़ी थी जल के साथ क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ धातुएं क्योंकि ठंडे जल से क्रिया कर रहे हैं, कुछ गर्म जल से क्रिया कर रहे हैं, कुछ भाप से क्रिया कर रहे हैं। बाकी सभी क्रियाओं में तो धातु हाइड्रोक्साइड बन रहा था और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी, लेकिन सबसे लास्ट वाली यानी भाप से क्रिया में याद रख लेना, आयरन की क्रिया भाप से कराते तो Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड बनता है, प्लस क्या मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसलिए स्पेसिफिक रिएक्शन अलग से है एग्जाम में, इसलिए मोस्टली पूछी जाती है। उसके बाद हाइड्रोजनों से क्रिया करके हैलाइड बना लिया था, अम्ल से क्रिया करके, अम्ल का मतलब याद रख लेना यहाँ पे ज्यादातर क्या लेना है, HCl या H2SO4। जनरली धातुएं HCl और H2SO4 से क्रिया करके, अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। HNO3 से आसानी से धातुएं क्रिया नहीं कर पाती हैं, केवल
तनु HNO3 से, यानी HNO3 के तनु विलयन से कुछ धातुएं क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। वो बड़ी क्लासों में आप लोग पढ़ोगे जब 11th 12th में चले जाओगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।